शुरुआत करें। देखो, कल हम लोगों ने मापन यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत की। हमने कल सबसे पहले ऑर्डर को देखा कि ऑर्डर कैसे बनता है और निकालते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर सिस्टम है तो हमने कहा कि जिस सिस्टम में कोई भी डायनामिक तत्व ना हो, डायनामिक किसे कहेंगे बेटा? एल और सी को, वो कहलाता है हमारा जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में एक प्रकार का डायनामिक, सी की जगह एल भी हो सकता था, है जी। फिर सेकंड ऑर्डर में ये दो एलिमेंट आ जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि जीरो ऑर्डर सिस्टम में कभी भी ऊर्जा संचित नहीं की जा सकती। केवल फर्स्ट व सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ऊर्जा संचित की जा सकती है, लिखा हमने। फिर हमने वर्गीकरण जब किया, एक होता है इंडिकेटिंग यंत्र, यानी इस प्रकार के यंत्र पॉइंटर की मदद से मान को सीधे स्केल पर दर्शाते हैं। इंटीग्रेटिंग, इस प्रकार का यंत्र मान को लगातार जोड़ता रहता है, मीटर लिखा हमने। रिकॉर्डिंग, प्रकार के यंत्र में पॉइंटर की जगह पेन व पेपर रखते हैं तथा यह इकाई के परिवर्तन के आधार पर पेपर पर ग्राफ बनाता है। जैसे पावर स्टेशन में आवृत्ति परिवर्तन देखना। पॉइंटर को रखने के हमने दो तरीके सीखे बेटा, एक ज्वेल बेयरिंग और एक हॉट सस्पेंशन। फिर हमने तीन प्रकार के टॉर्क पढ़े मापन यंत्र में, और कौन से वाले में फिर ये बता दूं, ये हमने बात की है इंडिकेटिंग। सबसे ज्यादा जो है वो इंडिकेटिंग ही है, किसी मान को इंडिकेट करना, दर्शाना। तो डिफ्लेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है और डैम्पिंग है जी। तो मेन तो यही है। ये जैसे गाड़ी का हमने उदाहरण दिया था, स्पीड से डिफ्लेक्ट हो रहा था। वोल्टमीटर में पॉइंटर वोल्टेज से डिफ्लेक्ट होता है। एमीटर में करंट बढ़ेगा तो ये ज्यादा दिखाएगा, घटेगा तो कम दिखाएगा। तो हमने क्या कहा, यह आघूर्ण मापे जाने वाली इकाई के समानुपाती होता है। जैसे धारा, वोल्टेज, शक्ति। हम बात कर ले अगर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, जैसे हम मैगर प्रतिरोध बनाएंगे, ये सब में जिसमें भी इंडिकेट करने वाला है, तो चुंबकत्व के द्वारा, तापमान के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा, हॉल इफेक्ट के द्वारा, ये कुछ विधियां है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करवाने की। कंट्रोलिंग टॉर्क का मतलब है यह टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत दिशा में लगता है, ये ऑब्जेक्टिव है पहले। तथा मीटर तभी सही मान पड़ता है जब कंट्रोलिंग आघूर्ण डिफ्लेक्टिंग आघूर्ण के बराबर हो। टीसी बराबर टीटी। दो तरीके हमने पढ़े, ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी में ये समस्या आई कि यह सिर्फ ऊर्ध्वाधर वाले में लागू होगा। फिर हमने कहा जी एक है स्प्रिंग, ये दोनों में लागू हो जाएगा। और टीसी बराबर के थीटा, ये लिखा के का मान स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग जो बनेगा वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है। फिर हम लोगों ने ये जाना कि डैम्पिंग है, डैम्पिंग टॉर्क है। इस टॉर्क की मदद से पॉइंटर तेजी से अपनी ओरिजिनल अवस्था में आता है तथा साथ ही साथ पॉइंटर से कंपन को भी कम करता है। तो हमने एक एडी करंट डैम्पिंग पढ़ी, एक हमने एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग पढ़ी, एक हमने फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग पढ़ी। तीन तरह की डैम्पिंग हमने पढ़ी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बेस्ट डैम्पिंग जो कि आता है पेपर में, तो वो हमारा एडी करंट डैम्पिंग है। जैसे अभी उदाहरण हम सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में, ये तो एक ही इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें इसे बनाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर एक ऐसा वोल्टमीटर है जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज, जैसे 765 इतनी हाई वोल्टेज को भी नाप सकता है। जैसे एयर फ्रिक्शन है, तो एयर फ्रिक्शन में एयर, हवा का संपीड़न, भाई हवा को कंप्रेस करना, हवा दबेगी, फिर हवा उसको पीछे की तरफ धकेलेगी, रिलीज करेगी। ये तीन प्रकार के हमारे पास डैम्पिंग। हमने कहा कि अगर हम घर्षण त्रुटि को कम करना चाहते हैं, यानी फ्रिक्शन एरर कम होगी अगर टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होगा। एग्जामिनर ने कहा कि कोई एक यंत्र है जिसका टॉर्क टू वेट रेशियो कम है, तो उसमें पाई जाएगी, आप कहना कि घर्षण
जो एरर है यानी कि जो फ्रिक्शन एरर है वो ज़्यादा पाई जाएगी, और टॉर्क टू वेट रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो ये त्रुटि कम होगी। फिर है तापमान त्रुटि को कम करने के लिए जनरली मैग्नीन को हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैग्नीन का तापमान गुणांक बहुत ना के बराबर यानी बहुत कम होता है, 0 के आसपास। ठीक है जी। टॉर्क बढ़ेगा वेट घटेगा नहीं, टॉर्क तो डिफ्लेक्टिंग से आ गया। मैं कह रहा कि पॉइंटर को ऐसा बनाना है जो हल्के पदार्थ का बने, जैसा एल्यूमिनियम, तो उसका जो वजन है वो कम है ना, और चलाने के लिए बल अच्छा है। तो भाई बल अच्छा मिल जाए और वजन बेचारे का कम हो, भारी चीज को उठाने में ज्यादा टॉर्क की जरूरत भी तो पड़ेगी, हल्की है और अच्छा हल्की पे अच्छा टॉर्क लग जाए तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, है ना। देखो फ्रिक्शन फ्री तो इस दुनिया में कुछ बना ही नहीं सकते, लेकिन फ्रिक्शन को बस कम किया जा सकता है। जैसे ये है तो फ्रिक्शन है तो मैं चल पा रहा हूं, अगर मैंने इसको बहुत चिकना तेल डाल दिया तो मेरा चलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं फ्रिक्शन को कम कर सकता हूं, लेकिन मैं फ्रिक्शन को समाप्त नहीं कर सकता। यदि मैं फ्रिक्शन को कहीं से समाप्त कर दूं तो ये मानो कि मैं एक बार चलने लगा बिना ताकत लगाए, बिना ऊर्जा लगाए, बिना ताकत लगाए, फिर मैं लगातार चलता रहूंगा, तो ऐसा कुछ संभव है ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हम बस फ्रिक्शन को कम करने की बात कर रहे हैं, समाप्त तो कर ही नहीं सकते। अब चलते हैं हम लोग पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पर। इसे मूविंग कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और ये मानो कि आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से, पेपर के हिसाब से, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रो डायनमोमीटर, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट को सीधे लिखना, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये बहुत बड़े बड़े नहीं है। क्वालिटी फैक्टर इंस्ट्रूमेंट पर TG2 में ही एक सवाल आ चुका कि इसका वर्किंग सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, क्यों फैक्टर होता है। तो पहले इन छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट है उन पर बात करेंगे। पावर फैक्टर पे ये पूछे जा सकता है, सिंगल फेज में पोटेंशियल कॉइल, दो पोटेंशियल कॉइल बनाते हैं, उनको 90 पे रखते हैं, तो 120 पर हम रखते हैं 3 फेज वाले में, तो करंट कॉइल कितने बनाएंगे, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोडायनोमीटर और इंडक्शन में अच्छा कौन सा है, क्या विशेषताएं हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोगों का मेन है। इलेक्ट्रोडायनोमीटर अगर कर लेंगे तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर से ही पूरा, हम लोग जब वाटमीटर बनाने की बात करेंगे, वाटमीटर बनाते हैं तो वाटमीटर जनरली इंडक्शन टाइप का भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनोमीटर भी बना सकते हो। फिर अलग अलग से है, एक होता है हमारा फेरोडायनामिक वाटमीटर, जो कि आप लोगों ने अब तक सीखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। एक हमारा लो पावर फैक्टर मीटर वाटमीटर होता है। एक आप इंस्ट्रूमेंट टाइप वाटमीटर बनाते हो, और कमाल की चीज है एक थर्मोकपल टाइप वाटमीटर भी बनता है। तो इनमें छोटी छोटी सी हिंट्स हमें देनी है, क्योंकि तो ये वर्गीकरण है वाटमीटर का। जनरली वाटमीटर का वर्गीकरण यही के लिए उतना जरूरी नहीं है। ITI वाले से एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि यार ये लैब वैब में, क्योंकि ITI मेनली बनी प्रैक्टिकल के लिए होती है, ताकि वो लैब में जाए चीज़ों को सीखे, क्योंकि धरातल पे काम ITI वालों को करना होता है। तो वो मान के चलता है एग्जामिनर कि भाई इसे ये पता होना चाहिए कि भाई इंस्ट्रूमेंट जो वाटमीटर है वो काम कैसे कर रहा है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को सीखनी जरूरी है। अब जैसे हम लोग ये बात करें सुरक्षा संबंधी सावधानियों की, हम बात करें है जी, हम चिन्ह अब पढ़ते हैं ना कि ये निषेधात्मक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, इंफॉर्मेशन वाला कैसे एक स्क्वायर में बनाओगे, फिर एक प्लस वाला साइन, ये पढ़ते हो ना आप। अच्छा, तो ये जेई के लिए कुछ जरूरी नहीं है और ना के बराबर चांस है। तो वो इसलिए ये पूछ रहा है कि इंडस्ट्री में धरातल पे काम या पावर प्लांट में किसे करना है, ITI वाले को, तो इसे एटलीस्ट ये पता हो कि भैया ये चिन्ह यहाँ लगा हुआ है तो तुझे क्या एक्शन लेना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब जैसे आप कन्वर्टर सीखोगे, AC टू DC कन्वर्टर, वो नहीं है जेई वालों का, क्योंकि AC टू DC कन्वर्टर बहुत जगह इंडस्ट्री में जरूरी होता है कि जहां हमारे पास रेक्टिफायर नहीं है, जहां हमारे पास आज भी मोटर जनरेटर सेट है, बहुत जगह है DC बनाने के लिए। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो जिनका जेई वालों से कोई मतलब है ही नहीं।
जो सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए मेनली बनी है। तो यही इसी तरह से यहाँ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आएंगे जिनका अगर हम जेई में नहीं भी करते तो काम चल जाता, लेकिन आप लोगों को वो सीखना बहुत जरूरी है। जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें, जेई में मत लिखो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर उतना ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे जरूर पूछेगा कि पीएमएमसी का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आपसे जरूर पूछेगा। तो हम लोग चलते हैं बेटा, पीएमएमसी को बनाएंगे पहले। भाई बट बना होता है बेटा, ये बना होता है फॉस्फोर, ब्रॉन्ज को कांसा भी कहते हैं। ये बना है पॉइंटर। किसका बना होता है?
यस, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्यों होता है? क्योंकि यह यस हल्का होता है ना। ये है हमारा पीएमएमसी का एक बेसिक चित्र। बाल मुकुंद जी कमरे पे ही है भाई। है जी। कौन है? क्या है? आने की जरूरत क्या थी बाबू जहाँ। प्रेमराज कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा टेक्निकल हेल्पर में कॉन्ग्रेचुलेशन। जय भीम, भारत माता की जय। जो मर्जी लिखो। और क्या लिखना है? जय उत्तर प्रदेश, जय राजस्थान, जय उत्तराखंड। सभी की जय है। और सभी जिस भी भगवान जिस इंसान में आस्था रखते हैं, वैसे जो ये नारा है ना, जय भीम, नारे की वैल्यू बहुत है। और ये ओरिजिनल मीनिंग को जो समझता है वो रियल में इतिहास रचता है। ना पागलपन और नशा सवार होता है, कुछ जुनून होता है, कुछ कर गुजर। मैं तो काफी हाँ, जय राजपूताना। बिल्कुल। इस नारे में भी बहुत पावर है। जय राजपूताना में भी बहुत पावर है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग भारतवर्ष की एक सबसे बड़ी मजबूत कड़ी और पहचान ये रही है कि हमारे यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग महान हस्तियों ने जन्म लिया है। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता। जय राजपूताना का मतलब ये नहीं कि तलवार उठाओ, चलो, लड़ो, मारो, मतलब नहीं है। उन्हें समझना चाहिए पृथ्वीराज चौहान जी का सिंहासन जो गया और जो मोहम्मद गोरी ने ना 17-18 बार में जो मारा, वो किस लिए गया? वो एक हिंदुस्तानी होने की पहचान के लिए गया। क्यों? असलियत में मोहम्मद गोरी के भाई को ही शरण दी थी पृथ्वीराज ने, तभी तो ये सब लड़ाई शुरू हुई थी। तो हिंदुस्तानियों की पहचान रही है पुराने जमाने से ही दया भाव, दूसरे की मदद करना, जबान की कीमत समझना। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मतलब चाहे हर और दर सब बिक जाए। लेकिन आजकल रही कहाँ फिर? जय भीम बोलना का मतलब है पढ़ना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी को।
आजकल बच्चे एसी में बैठ के पढ़ते हैं तब कुछ नहीं कर पा रहे यार। हमारे भारतवर्ष की व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार थी कि अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। बाहर अपना दरवाजे दरवाजे पे खड़ा होकर पढ़ना, बैठने के लिए कुर्सी नहीं देना। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में कोई आदमी अगर एक पहचान बना सके तो बहुत ही एक महान और पवित्र आत्मा रही है। अब लोगों ने एक्सक्यूज देने शुरू कर दिए, अगर किसी के लिए अच्छा ना बोले तो बुरा भी ना बोले। फिर ऐसे ही देखो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने सिर्फ किस लिए क्यों मार पाए थे? क्योंकि जिन्हें आप साईं बाबा जी बोलते हो, उनके पिताजी जो अफगानिस्तान से आए थे, पिंडारी लुटेरे, उन्होंने ये बताया कि झांसी की रानी यहां से निकल चुकी है, इस रास्ते से गई है। तो उन्होंने मरने के बाद भी ये कहा कि मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ में लगना चाहिए। तो यार हम लोगों का तो इतिहास इतना जोशीला और गर्वपूर्ण रहा है कि अगर कोई बच्चा किसी एक महान पुरुष की भी कहानी को सुन ले और पढ़ ले, ढंग से अपना ले, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आजकल बच्चे छोटी सी नौकरी शुरू करते हैं, पहले ही अपना सब व्यवस्थाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। उन्होंने भारत को एक अलग पहचान दिला दी, न्यूक्लियर बम दे दिए, और जब इस दुनिया को छोड़ के गए तो 2 जोड़े कपड़े और वही किताबों से भरे हुए बैग, कहानी खत्म। अध्यापकों के लिए प्रेरणा स्रोत, अगर थकान लगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ को सुनो। बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत, एक से एक महान ऐसी हस्तियां रही हैं, मतलब जिनके बारे में सिर्फ हमें अगर महसूस कर ले तो जोश आ जाए। अब लोगों ने इनका मतलब अलग डिफाइन करना शुरू कर दिया, अलग परिभाषाएं देनी शुरू कर दी। जैसे मैं को रोक के बस एक बात कहूंगा आपको, लोगों ने महान पुरुषों का उपयोग अपने अच्छे के लिए ना करके, सर्व समाज के अच्छे के लिए ना करके, अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया। ये नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी महान पुरुष के नाम पर होनी चाहिए, क्योंकि आप उन महान पुरुष को सम्मान नहीं दे रहे हो, आप उन महान पुरुषों की बेइज्जती कर रहे हो। लाइक ए भीम आर्मी, अपनी आर्मी बनानी चाहिए थी। जो उसके फाउंडर है चंद्रशेखर, रावण कहाँ से है, तो उनको अपनी अपने नाम से बनानी चाहिए थी। अब तुमने नारा दिया जय भीम और जाकर तुम ट्रेन को तोड़ो। तो महान पुरुष ने तो कहा है कि भारत एक ऐसा सशक्त अखंड भारत की कल्पना अगर की थी शुरुआत में, तो संघ ने भी बाद में ये चीजें अपनाई। लेकिन सबसे पहले भीमराव जी अंबेडकर जी ने ये कहा कि कश्मीर का संविधान एक ही होना चाहिए, अलग मत करिए। उन्होंने पहले ये चीज कही। यही चीज है, तलवार यहां लगा दी, सर पे जबरदस्ती पगड़ी पहन ली और जो मिले उसे पेल दो, जय राजपुताना, क्षत्रिय जिंदाबाद। तो आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, आप उन्हें सम्मान देने की बात नहीं कर रहे। तुम्हें भी गालियां कोई ना कोई देगा और बेचारों को तुम्हारे साथ में उन्हें भी लपेटे में लेगा। तो ये सब चीजें, जैसे उन बच्चों के लिए मुझे ये चीजें समझानी पड़ी कि नारों को जो तुम बोलते हो इनका प्लीज महत्व समझिए। जिस दिन आप उनका महत्व समझ गए उस दिन आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं, बहुत बड़ा कुछ करोगे। रियल चीजों पे चलो। तो जब बोलते हो तो कसम खाया करो कि उनकी तरह मेहनत करने का जज्बा भी रखो, सच्चा ईमानदारी निष्ठा भी रखो, दूसरों के प्रति दया भाव भी रखो। अपने लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीने की आदत भी बनाओ। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में होना चाहिए। देखो सुंदर सा चित्र बनाया हमने,
हमारे पास में बेटा एक मूविंग कॉइल है, ये हमारे वही स्केल और पॉइंटर सिस्टम है, ये परमानेंट मैग्नेट है, स्प्रिंग बनाया और यहां से हमने सप्लाई दिया। देखो इसमें बहुत बढ़िया चीज ये है कि आप लोग बेसिक सीख कर आते हो, F बराबर BIL साइन थीटा, है जी। तो देखिए ये यही तो कहोगे कि एक कॉइल है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी और उस कॉइल में आपने धारा I प्रवाहित कराई है, ठीक है जी। इसमें आपने धारा I को प्रभावित करवा दिया, तो आप इस कॉइल पर लगने वाला जो बल है, देखो मैग्नेट, ये कॉइल तो रखी है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो जो कॉइल ये रखी है इसके एक्स से कोण कितना है बाबू यहाँ, अरे 90 डिग्री है ना। देखो बेटा F बराबर में BIL साइन थीटा, तो होता है बेटा। क्या हुआ दोस्त, आज नींद नहीं उतरी क्या? आज वो चेहरे पे जोश था वो नहीं लग रहा कुछ, या खाना वाना नहीं खाया था है? तो उदास सा क्यों लग रहा है? लड़ाई वड़ाई हो गई किसी से? लड़ाई हो गई? अच्छा, लड़ाई वड़ाई हो गई किसी से मतलब है कोई गर्लफ्रेंड से लड़ाई होने, बनानी नहीं या ट्राई किया बनी नहीं? वेरी गुड। चलो F बराबर BIL साइन थीटा लिखते हो, ये तब होता है जब एक कंडक्टर के लिए लिखते हैं, है जी। हमने इस कॉइल में जो टोटल टर्न यानी कि हमने N जो लिया है बेटा, ये हमारे पास है यहाँ टर्न, भाई एक टर्न के लिए, एक सिंगल कंडक्टर के लिए है तो N के लिए मल्टीप्लाई बाय N हो जाएगा। तो हमने लिखा कि F बराबर में NBIL साइन थीटा, और आपको देखिए ये भी पता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि F बराबर में NBIL, तो हमें ये कितने न्यूटन का फोर्स ये हमें मिल गया। अब देखिए अगर आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि डिफ्लेक्टिंग आघूर्ण की, TD बराबर में, ये बताइए आप एक बेसिक पॉइंट सीखते हो कि आघूर्ण बराबर बल गुणा विस्थापन, सीखते हो ना? ओके। तो बेटा फोर्स तो ये रहा। अब देखिए जब भी कभी ये कॉइल घूमेगा तो इसका जो फेस है यानी कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है, ये कॉइल है, तो जो फ्रंट है ये है, तो ये इसे काटता हुआ जाएगा, चलेगा। तो जो दूरी है वो डी है यहाँ, क्योंकि इसका जो फेस है वो क्या है, डी दिया गया है। ये हमने ले लिया जी एफ इंटू, यूनिट आपके लिए कोई नया नहीं है बेटा, न्यूटन जो नॉर्मल होता है। तो जब आपने कहा टी डी बराबर में एफ का मान है NBIL और डी, यही तो मिला है न्यूटन मीटर में। आप यहां से ये बताइएगा कि अगर इस कॉइल के लिए
हम क्षेत्रफल लिखें ए बराबर में बेटा एल डी सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी है उस हिसाब से हम, चलो मैंने मीटर में लिया तो मीटर स्क्वायर करते हैं। तो हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं एन बी आई और ए, ना कर सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो बेटा एन मीटर बनने के बाद में क्या आप कॉइल के टर्न को बदल सकते हो बनाने के बाद में? हाँ जी, अरे कहाँ है ध्यान, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर तो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। मीटर बनाने के बाद बेटा आप इन्हें बदल सकते हो नंबर ऑफ टर्न को, अरे वाइंडिंग को नहीं बदल सकते ना। फ्लक्स डेंसिटी तो वैसे भी, फ्लक्स डेंसिटी तो कांस्टेंट है। अरे फ्लक्स डेंसिटी इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि स्थायी चुंबक है, स्थायी चुंबक में नहीं बदला करती। ए यानी कि जो आप ये कॉइल बना रहे हो क्या उसकी लंबाई चौड़ाई ये बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, तो ये भी कांस्टेंट है। तो हमने ये कहा कि जो टी डी है हम कुछ ऐसा लिख लें कि टी डी बराबर में एन बी ए और आई, और एक कांस्टेंट हमने जी ले लिया एन बी ए। एन भी कांस्टेंट है, बी भी और ए भी, तो ये हमने लिखा जी हाँ, यानी कि ये है जी कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो जो हमें ये टी डी बराबर एन बी ए आई मिल रहा है, हमने कहा टी डी बराबर में जी और आई, टी का मतलब एन बी ए, एन बी ए हमारे लिए है स्थिरांक, तो टी डी बराबर जी आई, क्या आप लिख सकते हो टी डी समानुपाती होगा आई के? क्या लिख सकते हो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क समानुपाती है आई के, और ये होता है बहुत जरूरी। चलिए जी, अब अपने ये कहा देखिए जब हम फाइनल स्थिति की बात करेंगे यानी कि बैलेंस स्थिति की बात कर रहे होंगे, तो आपने ये पढ़ा है ना बेटा कि टीसी बराबर में टीडी स्टडी स्टेट पर, भाई तभी तो ओरिजिनल मान को पढ़ेगा जब कंट्रोलिंग बराबर डिफ्लेक्टिंग होगा। कल लिखा था ना हमने भाई, 5 मिनट किससे कर रहा है बात है? टीसी का जो मान है वो बेटा हमने सीखा है के थीटा, और टीडी का मान हमने रखा है बेटा जी और आई। तो यहां से थीटा बराबर में हम क्या लिख लें, जी आई बटे के। आपको एक एक चीज पता होना चाहिए, जैसे हम के लिख रहे हैं तो के हमने कल भी बात की थी ना भाई, हमारे लिए के है स्प्रिंग नियतांक या स्थिरांक, यही तो था हमारे लिए कांस्टेंट। थीटा हमारे लिए कुछ और नहीं था, डिफ्लेक्शन था कि भैया पॉइंटर किस हिसाब से बदलेगा, डिफ्लेक्शन था। तो जो हमें थीटा बराबर जी आई बाई के मिला,
यहां से भी हम कह सकते हैं कि थीटा यानी जो डिफ्लेक्शन होगा पॉइंटर में वो आई के ही समानुपाती का, आई के समानुपाती रहेगा। ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अरे पॉइंट को समझ गए? हाँ भाई राकेश बाबू बताओ यार। अरे हमारी शुरुआत है एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा से। अब इसमें बताओ क्या दिक्कत है? एफ इंटू डी फॉर्मूला लगाओगे, एफ का ये मान यहां रखोगे और डी, बस। अब एल डी है, इस कॉइल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई अगर करें तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ए का मान क्या है? एल डी। ये एल डी की जगह क्या रख दिया? आई। खाली तो किया है बस। पूरे को पढ़ो एक बार इसे। देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए लाया हूं। देखो नॉर्मली जिन किताबों को बच्चे अपने तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, कि वो किताबें हैं जब बच्चे कमेंट करते हैं तो मैं इन्हें मंगाता रहता हूँ। कल एक और लेके आऊंगा। तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि सिर्फ इन किताबों को पढ़ के या इनसे बच्चे को पढ़ा के कंपटीशन को पास किया ही नहीं जा सकता। यहाँ से शुरुआत हुई है। जी। मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट। देखो इसने लिखा कंस्ट्रक्शन। अब ये बताओ कंस्ट्रक्शन में इसने क्या क्या लिखा है? ये इसने चित्र बनाया। कंस्ट्रक्शन में इसने पूरी कहानी में क्या क्या लिखा है कि हम एक स्प्रिंग फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना हुआ लेते हैं, इसे हम मूविंग कॉइल से सीधे जोड़ देते हैं और स्प्रिंग से ही हम सप्लाई को देते हैं। ठीक है, मूविंग यही तो है? फिर इस कॉइल को परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखते हैं। जब इस पर धारा प्रभावित करते हैं तो एक टॉर्क उत्पन्न होता है। ये लाइनें इसने, मतलब यही जो चीज है, ये इस बेचारे ने यहां से यहां तक लिखी है। इतने में यही है। अच्छा, फिर ना वर्किंग। वर्किंग में इसने क्या लिखा है कि धारा प्रभावित करेंगे टॉर्क आ जाएगा और स्टडी स्टेट पर कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होगा। ये लिख रखा है इसमें। ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज, ये उपयोग और ये समाप्त। ये तुम्हारे सामने है। इसमें कोई वो सूत्र दिया है, वो डेरिवेशन है? जो काम की चीज है वो मिस है। जो काम की चीज है वो नहीं है, बाकी बात थ्योरी। अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर जितना इस किताब में है, अगर ये सिर्फ चित्र तुम बना लो तो किताब वाला तो तुम वैसे लिख दोगे किताब की कहानी। तो इसलिए मैं ये लेके आया आज। थोड़ा इसमें से कुछ सवाल भी मुझे लगवाने साथ के साथ ही। तो भैया ये जो किताब बच्चा सीखता है, पढ़ता है, मार्केट से खरीद के लाता है, या अध्यापक सिर्फ इन किताबों को रेफरेंस मानकर आईटी वालों को पढ़ाते हैं, तो उनका एग्जाम पास होने वाला बिल्कुल नहीं। इसलिए ये किताब तो बस ये बता सकती है कि भाई आईटी में क्या क्या टॉपिक है, बस। बाकी कुछ नहीं बता सकती। हो गया।
चले फिर आगे। यहां तक बताओ, ये चित्र बना के ये सब चीजें आप कर सकते हो। देखो, चित्र इसलिए जरूरी है और क्लियर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि चित्र आपकी कम से कम 20 लाइनों को समाप्त कर देता है। जब भी भविष्य में आप चित्र को देखोगे, तुरंत देखो ये क्या है, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक के बीच में घूमने वाली कॉइल को रखते हैं, है जी। घूमने वाली कॉइल स्प्रिंग से जुड़ी होती है जिसपे सप्लाई देते हैं। अब देखो ये सूत्र क्या बता रहा है कि जैसे ही ये धारा आएगी तो धारा के आते ही टॉर्क उत्पन्न होगा, और भाई टॉर्क के हिसाब से ये डिफ्लेक्शन। कर लोगे इतना? अच्छा देखो, इसमें आपको ये समझना है, ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं ये बहुत खास बिंदु है। उसे सबसे पहला है, यह है औसत मान को नापता है। यह औसत मान को नापता, आपने वोल्टेज करंट बेटा कुछ भी दिया है, ये सिर्फ औसत मान को ही। अभी डिसएडवांटेज में लिखेंगे कि यह सिर्फ डीसी पे कार्य करता है। अभी हम इसके मिक्स पॉइंट लिखते हैं। दूसरा, एडी करंट डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं। एडी करंट डैम्पिंग इस्तेमाल देखो, इस बिंदु को ध्यान से समझना है क्योंकि ये बाकी यंत्र से अलग है। आपको ये समझना है कि बेटा ये पॉइंटर है? इस तरफ को डिफ्लेक्शन होता है, भागता है ना, और इसके विपरीत में कंट्रोलिंग करते हो, है जी। यदि कंट्रोलिंग टॉर्क हट जाए तो ये पॉइंटर अपनी फाइनल अवस्था में भाग जाएगा, यानी कि यही तो होगा। तो बाकी जैसे मूविंग आयरन है, अगर मूविंग आयरन में ये स्प्रिंग टूट जाता तो ये पॉइंटर जीरो में नहीं आके यहां भाग जाता, फाइनल स्थिति में भाग जाता, जितना स्केल है पूरी को नाप देता। लेकिन यहां देखने की बात यह है, पीएमएमसी यंत्र में यदि स्प्रिंग टूट जाए तो टीडी का मान, टीडी मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान, शून्य हो जाएगा तथा पॉइंटर शून्य अवस्था में पहुंच जाएगा। कि अगर इसमें पॉइंटर टूट जाए, तो सॉरी स्प्रिंग, देखो अगर स्प्रिंग टूट जाएगा तो आई नहीं जाएगा ना, और जब आई नहीं जाएगा तो आई का मान जीरो, तो टीडी जीरो, है जी। जब डिफ्लेक्शन कुछ है नहीं, वापस बेचारा कहाँ जाएगा, शून्य में आ जाएगा। तो इसमें ये बहुत जरूरी है। हाँ भाई जी, अरे समझ गए, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीएमएमसी
यंत्र से यदि यदि शुद्ध साइनसोइडल, शुद्ध, सबसे बड़ा यही है सिलेबस में, यदि शुद्ध साइनसोइडल सप्लाई को नापते हैं तो यह कितना देगा, मान देता। अरे भाई ये बोलो, शुद्ध साइनसोइडल का औसत मान कितना होता है भाई दोस्त, शून्य होता है। तो जब औसत मान को ये नापता है तो साइनसोइडल अगर हम देंगे तो ये कुछ रीड नहीं करेगा, क्या मान दिखाएगा, शून्य। लिख दिया भाई ये। नेक्स्ट लिखेंगे पीएमएमसी यंत्र से यदि हाफ वेव अर्ध तरंगदैर्ध्य की मैं बात कर रहा हूं, शॉर्ट में लिख लेते हैं HW, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग पीएमएमसी यंत्र से यदि हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को नापते हैं तो यह आई एवरेज बराबर IM/पाई। अरे पढ़ाया नहीं था आपको, हाफ वेव रेक्टिफायर बोने मैंने जो वेवफॉर्म बनवाई थी औसत मान निकालने में, तो हाफ वेव वाली में IM/पाई और यहाँ पर VM/पाई को पड़ेगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पीएमएमसी यंत्र से यदि कुल तरंग दृष्टकारी के आउटपुट को नापते हैं तो आई एवरेज बराबर IM/पाई, एवरेज बराबर में PM/, तो यह आई एवरेज बराबर है। मैं तभी तो बोलता हूँ कि जो पेपर में आने वाली खास चीज है वो तो लिखनी इन्होंने। जब ये कोर्स हो जाएगा तो तुम लिखना एक बढ़िया सी किताब। एक तुम देना है। हमारी किताब को हम अपने साथ लेके चलते हैं, तुम्हें दे तो रहे हैं अभी, तुम बनाना कोई बढ़िया सी किताब बना के पार्टनरशिप में मुझे दे देना, ठीक है।
टेक्स्ट बुक वालों से तो हमारे भी पुराने वीडियोज है वहाँ ना। जैसे ये बात मैं माइक बंद करके बताऊं। मैं तो बड़ा अच्छा मानता हूँ कि ये है जो अलक पांडे जी, हाँ, 1,000 के बोर्ड से शुरुआत की, लेकिन बंदे में कोई एटीट्यूड नहीं है ना दिखावा है। बहुत सिंपल है जो फिजिक्स वाला। बढ़िया थॉट भी है, अगर पैसे कमा रहे हैं लेकिन लूट के नहीं कमा रहे। कहाँ 1.5-2 लाख रुपए का कोर्स हो वो 30-30 हजार में ऑफलाइन में दे दे रहे हैं भाई, 4-4 हजार में। पैसे कमा रहे, लूट के नहीं दे रहे। मैं इनकी वीडियो देख रहा था कि वो ऑटो में जा रहे थे, ऑटो वाले को मजाक कर रहे थे कि भाई तुझे पता है मैं 8,000 की कंपनी का मालिक हूँ। मतलब आदमी में दिखावटी जीवन होना नहीं चाहिए, जैसे है वैसे ही अपना रहे। है हाँ, अब जब 8,000 करोड़ की कंपनी है, हमारी तो 1 करोड़ की नहीं है, तब 50 लोग काम कर रहे हैं। हाँ, देखो भाई बच्चों क्या है कि यदि हम आई बराबर आई नॉट, याद आएगा आपको ये, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी, इस तरह की वेवफॉर्म देते थे। अब इसमें औसत मान क्या है? आई नॉट ही तो होता है भाई। ये वाले तो कुछ है नहीं, शून्य हो जाएंगे इनका औसत। तो हम लिखते हैं कि आई बराबर आई नॉट प्लस I1 साइन ओमेगा टी को यदि पीएमएमसी यंत्र से नापते हैं, यंत्र से नापते हैं, तो यह आई एवरेज बराबर आई नॉट नापता। ये सब हमने फंडामेंटल ऑफ एसी में सीखा था। मतलब औसत मान जैसे नापेंगे, जैसे आप नहीं थे उस दौरान क्लास में, तो जो भी समीकरण दी जाएगी इसमें वो पॉइंट देखना है जिसमें साइन और कोस ना हो। तो ये मिला हमें आई नोट, तो मतलब औसत मान आई नोट है। लिख लिया भाई सबने? नेक्स्ट लिखेंगे एडवांटेज, इसके लाभ क्या क्या है। देखिए इसके लाभ क्या क्या है। इसमें यूनिफॉर्म जो सबसे ज्यादा जरूरी है, खेल होता है।
यूनिफॉर्म स्केल का मतलब है स्केल बराबर के हिस्सों में बटा होता है। यूनिफॉर्म एक समान हिस्सों में बटा हुआ है? हाँ, स्क्वायर वाले में जैसे मूविंग आयरन है तो उसमें नहीं मिलेगा, में यूनिफॉर्म स्केल रहता है। दूसरा लिखेंगे इसमें टॉर्क अच्छा रहता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात हुई है। मैंने ये नहीं कहा बहुत हाई रहता है, लेकिन अच्छा रहता है, ठीक ठाक। डैम्पिंग वहां लिख ली हमने, एडी करंट डैम्पिंग, तो डैम्पिंग व्यवस्था अच्छी है। हम लिखेंगे इसमें सख्ती व कम इसमें जो पावर कंजप्शन है वो कम होता है। टॉर्क अच्छा मिल जाता है, पावर कंजप्शन कम है, यूनिफॉर्म स्केल मिल जाता है। ये इसके मेन मेन अपना लाभ है। ऐसा नहीं है कि इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें हानियां भी है। लोग लिखते हैं डिसएडवांटेज। एक और लिख लो इसमें हाइस्ट्रेसिस लॉस। देखो इसमें बिल्कुल जीरो तो रहता नहीं, मतलब ना के बराबर होता है, लेकिन हम लोग इसमें जीरो एज्यूम करके ही चलते हैं। इसमें हाइस्ट्रेसिस लॉस में डिसएडवांटेज, यानी कि इसके नुकसान क्या, हानियां क्या क्या। हम्म, बिल्कुल। क्या करेगा बेटा यह केवल डीसी पर कार्य करता है। ठीक है भाई बच्चों, यह स्विंग आयरन से महंगा होता है। यह अधिक संवेदनशील संवेदनशील समझते हो ना, सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव जो ज्यादा होगा उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा मिलेगी। ये एमआई से अच्छा कहाँ है, ये डीसी पे तो काम करता है। एमआई है वो एसी डीसी दोनों पे काम, पहले ज्यादातर जगह एसी है ना। ये मानो कि मैक्सिमम जगह है, ये तो लैब वैब में ज्यादातर हम देखते हैं, मैक्सिमम जगह है। तो प्रैक्टिकली भी मिलेगा आपको, जो इस्तेमाल होता है वो मूविंग आयरन वोल्टमीटर एरीमीटर ही है। नेक्स्ट लिखिए यूजेस, यानी कि उपयोग। बताइए जी क्या क्या उपयोग है। हम्म? अरे उपयोग किस में करोगे है? डीसी वोल्टमीटर बनाने में और मीटर बनाने में, पहले तो यही है। वोल्टमीटर को हम मल्टी वोल्टमीटर बना सकते हैं, एमीटर से मल्टी एमीटर बना सकते हैं।
हाँ तो जहाँ डीसी होगी वहां नापने का काम तो कर रहा होगा ना। देखा बेटा, ये याद हो गए। अब एडी करंट डैम्पिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी डैम्पिंग है। अब तुम्हारे हिसाब से ये खत्म हो गया, लेकिन देखो अब न्यूमेरिकल है, और जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे होंगे, मुझे ईयर तो याद नहीं, लेकिन ये TG2 में यूपी या यूपी आर्विनल में इनमें से एक सवाल इस तरह का आया है। लेकिन मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, बस समझने की जरूरत है। नेक्स्ट लिखेंगे आप मल्टी एमीटर बनाना या फिर एमीटर की रेंज। बेटा ये मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना जितनी देर में ये अकेला होगा इतनी देर में बाकी सब हो जाएंगे। भाई एमीटर है, एमीटर की रेंज को हम कैसे बढ़ाएं। हाँ तो देखो याद रखिए, दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, काफी लोगों को नहीं पता। हमेशा याद रखिए, एक होता है संट, एक है मल्टीप्लायर। तो एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल होगा इसे कहेंगे हम संट। इसे कहेंगे हम लोग संट। और क्या लगाएंगे देखिए, बढ़ती रहो। ये भाई हमने कहा कि नॉर्मली ये हमारे पास पीएमएमसी है, तो ये पीएमएमसी यानी मीटर है, जो आईएम धारा को डायरेक्टली नाप सकता, मतलब मेजर कर सकता। आईएम मतलब मीटर के अक्रॉस में धारा। हमने कहा हमें तो आईएम नहीं नापना, हमें तो ज्यादा करंट आई नापना है। तो हमने यहां से सप्लाई दे दिया वोल्टेज भी, और हमने बेटा पैरेलल में यहां से पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। से हमने कहा जी ये हम कॉइल की तरह घुमा के इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये रियोस्टेट को प्रदर्शित करता है जिसे बदला जा सकता है। मतलब या फिर आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से इस पंखे के रेगुलेटर को तुम करके स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, यानी इसमें जाने वाले करंट को आप एडजस्ट कर सकते हो, इसी प्रकार से भी घुमा के तुम इसकी रेंज को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बनाया हमने RSH। अब मेन जो करंट है जिसे ये नाप सकता था ये I है मेन। बेटा M आपके लिए है करंट रेशियो, यानी करंट का अनुपात। तो इसको ध्यान से देखें, करंट का अनुपात आपको ऐसा लेना है कि ये किस करंट को नाप सकता है। अब आई को नाप सकता है, और मीटर किसे नाप सकता है डायरेक्टली, आई एम को। यानी कि पहले ये कहा कि कोई मीटर 10 मिली एम्पियर नापता है, आई एम बराबर 10। अब कहें कि 10 मिली एम्पियर के बजाय 100 एम्पियर नापना है, तो आई का मान क्या है, तो एम बराबर आई बटे आई एम लेना है। बेटा एक बात बताइएगा, हम ये लिख सकते हैं क्या करंट डिवीजन रूल से, आई एम बराबर टोटल सप्लाई करंट आई गुणा करंट डिवीजन रूल जब लिखते हैं अपोजिट वाला ऊपर और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यानी RSH प्लस में RM, RSH प्लस में RM। ठीक है बच्चों, हमने
ये किया कि हम आर एस एच प्लस आर एम को इधर ले गए, आर एस एच को इसके बटे में ले, और यहां लिख दिया हमने आई बटे आई। क्या कर सकते हैं ये है जी? आई बटे आई एम का मतलब है एम, तो हमें मिला आर एस एच प्लस में आर एम बटे में आर एम बराबर में एम। अब आर एस एच प्लस में आर एम बराबर में एम इंटू, अच्छा आर एस एच है, एम इंटू आर एस एच, इधर ले आए। आर एस एच हमारे पास है एम इंटू आर एस एच, इधर लेकर गए तो माइनस के आर एस एच बराबर आर एम, तो आर एस एच एम माइनस वन बराबर में आर एम है जी। तो आपको मिला आर एस एच बराबर में आर एम बटे एम माइनस वन। ये फॉर्मूला है जी जो हमारे बहुत काम है। ये फॉर्मूला सीधे से टिक लगाने को भी आ जाता है, और इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल देखिए कितना आसान बनता है। अभी लिखना नहीं भाई, बाद में लिखना, बस एक न्यूमेरिकल भी कर लो साथ के साथ। जरा न्यूमेरिकल देखिएगा। ए पीएमएमसी एमीटर पीएमएमसी मीटर 10 मिली एम्पियर को नापता है, तथा मीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। तो शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है कब? पहले केस में ज्ञात करना है 1 एम्पियर धारा को नापने के, हमें 1 एम्पियर धारा नापने के लिए शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है भाई, है जी। देखो हमने कहा आर एम का जो मान है वो है बेटा 50 ओम। आई एम से नाप रहा है, देखिए 10 मिली एम्पियर, और आई का मान हमें कितना नापना है? 1 एम्पियर। तो हमने अपना नॉर्मल यही जो विधि है, हमने कहा जी एम जो धारा रेशियो है इसका सूत्र तो सर आई बटे आई एम पड़ा है, तो 1 बटे 10 मिली 10 की घात -3, तो बेटा 10 की घात 3 ऊपर गया और 10 नीचे, तो 10 की घात 2 यानी कि 100 हो गया। यही तो कर रहे हो। अब आपको निकालना है आर एस एच बराबर में, फॉर्मूला बोलो, अरे आर एम अपॉन में एम माइनस वन,
तो बेटा 50/100 - 1 यानी कि 99 है। तो नहीं है दोस्त, 0.505, ठीक है। प्रेमराज जी, शायद आपकी तबीयत बेटा ठीक नहीं है, आप अलग ही ट्रैक पर है, पढ़ने वाली कोई बात ही नहीं है। वीडियो अपलोड करने में 640 का ऑप्शन दीजिए, 360 का दीजिए, 320 भी दे देंगे, 210 भी दे देंगे, 760 भी दे देंगे, हम तो सब दे देंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना। आपकी क्लास का, आपकी नॉलेज का इससे कोई मतलब ही नहीं है। कुछ भाई बंधु तो ऐसे हैं बस, जो बहाने बनवा लो, और जब नंबर भी कम आते हैं तब भी बेचारे बहाने ही बनाते हैं कि इस मास्टर जी ने हमें नहीं पढ़ाया था। दूसरा है 10 एम्पियर। देखो भी टॉपिक खत्म ही नहीं हुआ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। और ये बीच में ही लिखने लगा वहीं से कि हाई मान का या कम मान का, हाई मान का या कम मान का। अरे भाई पहले पढ़ाएंगे तभी तो हम बताएंगे कि भाई मामला है क्या। कोई किताब वाली आदत है, जैसे किताब में कारण नहीं दिया, बस बिंदु लिख रखे हैं, ये आदत बनी। भाई मानसो, 10 एम्पियर धारा को नापने के लिए, तो भाई अब हमने क्या कर दिया, अरे 10 एम्पियर के लिए देखते हैं, तो भाई आर एम भी वही है, आई एम भी वही है, अब आई का मान कितना लिया बेटा, 10 एम्पियर। तो मुझे ये बताइए कि एम बराबर में आई बटे आई एम, ये हो गया 10, ये हो गया जी 10 मिली एम्पियर है, -3। तो इससे ये ऊपर गया 10 की घात 3, यहां हो गया 1000 एम का मान। तो आर एस एच बराबर में वही फॉर्मूला, आर एम बटे M-1। आर एम कितना 50 बटे में 1000 में से गया 9, 9 और 9, मेरे हिसाब से 0.0 और जुड़ेगा, बिल्कुल। तो अब मिल जाएगा 0.05, इतने से ही काम चल जाएगा। तो ये हमें इतने ओम मिला, मामला कम हो गया। यार ये 0.5, ये 0.05 है, कम हुआ। करंट का मान यानी कि रेंज अगर मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूं, तो शंट रेजिस्टेंस का मान ये बोलो ना कम हुआ है कि नहीं, हुआ है। हाँ भाई मान, नहीं हुआ क्या। तो हम यहां से फिर अब देखते हैं, यहां से लिखते हैं, यहां से कहते हैं कि एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए समांतर में, बोलो, कम या ज्यादा, कम, समांतर में कम प्रतिरोध को लगाते हैं। ये था, तो हमने डायरेक्ट नहीं लिखवाया, हमने सिद्ध किया पहले से। मामला था क्या भाई, आप चाहे निकाल के देख लो, 100 एम्पियर के लिए और कम होगा, तो शंट में यानी समांतर में लगाए गए प्रतिरोध का मान जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे एमीटर की रेंज बढ़ेगी। अब बताओ भाई, क्लियर हुआ एक एक चीज।
हाँ छोटो, क्या बोल रहा है ये? हाँ। अरे नालायक, आर एम ये, अबे भाई इधर ऊपर, अबे आई एम ये धारा है मीटर में, ये आई इंटू एम नहीं है। हैं? सही बात ये दे। अरे आर एम कोई अलग है, आर इंटू एम थोड़ा ही है। आर इंटू एम अलग थोड़ा ही है, ये तो आर एम मतलब एम मतलब मीटर का प्रतिरोध है। अब सुन, पहले एक गणित और बता दो तुझे, इतना मारूंगा ना अभी जमीन में गाड़ दूंगा। अगर ये वो भी होता अलग अलग भी गुणा में, तब भी तो उसे एम से एम को काट लेता है। वो माइनस में काट लेता। अगर एम अलग भी होता यार, आर गुणा एम बटे एम माइनस वन है, तो एम से एम को काट लेता। बता, जबरदस्ती। गणित में ऐसी, ये कक्षा 2-4 वाली गलती मत करना, नहीं तो मैं तेरा ही एम बना देना फिर। हाँ। चले फिर आगे बढ़े। लिख लो आराम से लिखो। चलो लिख लिख ले जल्दी, वो पढ़ लो एक बार। जितने लोग हैं ना सब व्हाट्सअप चलाते हैं, चैनल का लिंक डेली सबके स्टेटस पे होना चाहिए। रमन सर क्लासेस वाला ये कंपलसरी है तुम्हारे लिए, चाहे ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। ये तो क्रैश कोर्स पे नहीं बिठाऊंगा किसी को भी। हाँ। है। तो क्या होगा, कौन सा गलत चीज का? हम ये कह रहे हैं सन्नी लियोनी की वीडियो का लगाओ। कमाल है यार, हद है, मतलब उल्टी सीधी चीजें तुम खूब शेयर करते हो पढ़ाई लिखाई से। तो दोस्तों को ही जवाब देना है भाई, ये जो मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा, अपने दोस्तों को जवाब देना है दोस्त। ये मतलब आजकल के बच्चे का थॉट प्रोसेस तो कमाल का है। भाई तुम किसी के कैरियर से रिलेटेड ही तो चीजें दे रहे हो उसे, कुछ गलत चीजें थोड़ा ना शेयर कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि देखो हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगा, तो तुम लोग पढ़ के देखो। बात करना। मतलब अच्छा। हाँ तो अरे तो क्या, बराबर बच्चे हैं, चाहे कोई कहीं से भी पढ़े। अब रियल चीजें तो रियल ही है ना, घुमा फिरा के क्या बात करूं। दबाव से वीडियो बताऊं, देखो कैसे बनते हैं, बताता हूँ। एक देख रहा था, तो जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसे आप लोग हो, मैं आप लोगों को कहूंगी एक वीडियो बनाओ। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं लगाए लगाए, उससे क्या होता है। संदीप जायसवाल ने कुछ स्माइली वो भेजा है।
ये जेई वाले में भी है बच्चे। चले अच्छा आगे बढ़े। एक ने तो कल मुझे यूट्यूब पे ही पकड़ लिया कि आप आईटीआई ऐप पे क्लास नहीं ले रहे। आईटीआई ऐप में, मैं आईटीआई ऐप में क्लास लेते लेते थक गया भाई, तुझे अभी क्लास नहीं ले रहे, क्लास नहीं ले रहे। फिर मैं ऐसे बोला अरुण को, फिर हिमांशु को बोला, मैं बता भाई इसे क्लास हो रही नहीं हो रही। चले फिर। देखिए बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना। जब वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने की बात होगी तो सीरीज में लगाए गए प्रतिरोध को कहेंगे मल्टीप्लायर। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने का हम जो श्रेणी में प्रतिरोध लगाएंगे उसे कहेंगे हम मल्टीप्लायर। पर कोई चाहे तो ऑब्जेक्टिव बना सकता है। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए जो प्रतिरोध इस्तेमाल करते हैं उसे क्या, इन दोनों में डिफरेंस है, उसे संट कहते हैं, इसे मल्टीप्लायर कहते हैं। और एक हल्का सा डिफरेंस है। देखो बेटा, हमने क्या किया, यहां पर हमने श्रेणी में एक प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है भाई बच्चों, और ये पीएमएमसी है। पीएमएमसी के अक्रॉस हमने जो वोल्टेज, मतलब ये बेचारा नाप रहा है, वो बेटा वीएम है। ठीक है जी। अब हम एज ए वोल्टमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना इसको, ये पीएमएमसी। ये ओके। अब आपको ये देखना है यहां पर भी बेटा एम, एम यहां पर है वोल्टेज अनुपात या रेशियो। विद्यार्थियों इसे कहेंगे वी बटे वी एम। अरे जैसे वही आई बटे आई एम था, यहां पर क्या है बेटा वी बटे, तो हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया। वोल्टेज डिवीजन रूल में वीएम बराबर में टोटल वोल्टेज गुणा, इसमें निकाल रहे हो वोल्टेज आरएम में, तो आरएम ऊपर और आरएम प्लस आरएससी नीचे है भाई। हमने वही सेम काम यहां किया, आरएम प्लस आर एस ई बटे आरएम बराबर वी बटे, बेटा वी बटे वीएम का मान क्या है एम, तो ये एम हमने यहां रख लिया। इस एम को अगर हम लोग यहां से गुणा करें तो आर एम होना तय है, तो आर एम प्लस में आर एस ई बराबर एम टू आर एम। दोस्त भाई एक अब फिर ध्यान से देखना है, ये आर एम मीटर का एक रेजिस्टेंस है, ये पूरा एक है, कभी तुम आर एम स्क्वायर कर दो, है ना। तो अब हमने कहा आर एस ई बराबर में एम इंटू आर एम माइनस के आर एम। बेटा यहां से हमें मिला आर एस ई बराबर में आर एम और एम माइनस 1। ठीक है भाई यहां तक। चलो फिर यहां तक अगर ठीक है, जरा ऐसे लिख लो। चलेंगे आगे न्यूमेरिकल पर।
EWS वाले तो फिर उसी में जाएंगे, आपने पहले ही क्लेम कर दिया ना भाई। विवेक गौतम जी, इसके बाद कौन सा टॉपिक चलेगा? इसके बाद आपको दाल मखनी बनाना सिखाएंगे। इसके बाद आपको हम दाल मखनी बनाना सिखाएंगे, इसके जस्ट बाद हम आपको चिली पनीर बनाना सिखाएंगे। दाल मखनी में मक्खन की बहुत जरूरत होनी, अब भाई मक्खन बहुत जरूरी है नहीं? दाल मखनी कौन सी दाल से बनाओगे? जो बीमार है वो मूंग दाल इस्तेमाल करें, अदरवाइज उड़द वाली साबुत दाल इस्तेमाल। नान के साथ खाने में आनंद अच्छा आता है। मतलब कुछ वही हालत है, वर्तमान में क्या है इसकी चिंता नहीं है भाई। चलो तब तक तुम इसे लिखते हो, हम एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल लिखते हैं। एक पीएमएमसी वोल्ट मीटर, पीएमएमसी वोल्ट मीटर एक वोल्ट को नापता है तथा मीटर का प्रतिरोध, मीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। तो श्रेणी में लगने वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात की, प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ए में बताना है 10 वोल्ट नापने के लिए। चलो भाई शुरू हो जाओ, 10 वोल्ट नापने के लिए ना 7.5। अच्छा प्यारे बच्चों, एम बराबर में, अरे V बटे VM कितना नापना है? 10/1। कितना हो गया? सॉरी वोल्ट नहीं, 10 तो रेशियो। हमें मीटर के लिए RM बराबर निकालना है। RM बराबर में RSE, RSE बराबर में RM इंटू M माइनस। RM का मान है 50 गुणा 9। ये आया था भाई 450। ठीक है। P 100 वोल्ट नापने के लिए, अब हमें करना है बेटा 100 वोल्ट नापने के लिए, बोलो। अरे M का मान 100/1 कितना? 100। RSE बराबर RM इंटू M माइनस 1। RM का मान कितना? 50। 100 माइनस 1 कितना? 93। कितना आ गया? 4500 नहीं आ रहा होगा पक्का? 4550 आ रहा होगा है? अरे देख लो, यही है। 4950 वही। आ गया जी। अच्छा पहले कितना लगाया आपने ये?
मतलब रेंज बढ़ाने के लिए श्रेणी में लगाए गए प्रतिरोध का मान बढ़ाना पड़ा 450 से 4950। तो यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए श्रेणी में वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए श्रेणी में लगाए प्रतिरोध का मान बढ़ा या सेव तो कर लोगे आप इसे, समझ गए ना क्या पॉइंट था। तो श्रेणी में लगाए गए रेजिस्टेंस का मान बढ़ाने से वोल्टमीटर की रेंज बढ़ जाएगी है। हाँ, अरे संट मतलब पैरेलल यार, नाम ही संट है। ठीक है, लिख लिया सबने। अगर किताब में देखा वो आधे पेज, डेढ़ एक पेज मुश्किल से है, पूरा एक भी नहीं है, आधे पेज का काम है तुम्हारी किताब के अनुसार ये पीएमएम से। अभी खत्म नहीं हुआ और ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, तापमान त्रुटि को कम करने के लिए, तापमान त्रुटि को कम करने के लिए मीटर के साथ श्रेणी में मैग्नीन का बना हुआ प्रतिरोध जोड़ देते तथा इस प्रतिरोध को स्वयं प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहा, तापमान त्रुटि को कम करने के लिए कौन से पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे, मैग्नीन का इस्तेमाल करेंगे। और जो प्रतिरोध होता है उसका नाम दे दिया स्वयं रेजिस्टेंस। तो ये भी अपना लिख लीजिए।
ठीक है। ठीक है जी। अब बताओ पीएमएमसी में जितनी चीजें पढ़ी कोई दिक्कत? ये था भाई जो रियल पीएमएमसी होता है। ये ओरिजिनल जो पीएमएमसी, और ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ हमने ऐसा लिखा हो जो आपके लेवल से ज्यादा है। ये रहा सवाल जो नॉर्मली तापमान त्रुटि का है, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपको कहेगा 10 वोल्ट नापने के लिए श्रेणी में लगाया गया प्रतिरोध बताइए। अगर ये बिना कैलकुलेटर के आ जाता है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक ये मल्टी एमीटर वाला, तो रेंज बढ़ाने के लिए पैरेलल में कम वैल्यू का प्रतिरोध लगाना है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो याद रखने के जरूर है, लेकिन इनमें से भी अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं पेपर का, बेटा औसत मान, एडी करंट डैम्पिंग के, और दूसरा कहां गया, डीसी पर काम करता है ये वाला, और यूनिफॉर्म स्केल। ये 4-5 ऐसे हैं जो आपको हर एग्जाम में कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ, ये टॉर्क वाली कहानी है, क्वेश्चन है जो हमने बनाई है। और इससे पहले हम लोग जो ये छोटे छोटे पॉइंट जो हम सीख के आए हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन हमने लिखी है, ये तो भाई सभी के लिए जरूरी है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक पीएमएमसी, जिसे जनरली कई बार बेटा हम मूविंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से आगे तो फिर कल ही होगा। 9 बज गए कल ही। चलिए भाई, धन्यवाद।